वेलकम फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड मैप की क्लास में श्रीलंका को। ये है श्रीलंका, ठीक है। ये है श्रीलंका। यहां पर ये एशिया के मैप में भी आप लोकेशन देखिए, ये है श्रीलंका। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका है। ये देखिए यहां पर श्रीलंका है, और ये देखिए यहां इसमें ये बड़े मैप में देखिए ये श्रीलंका है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। तो ये श्रीलंका है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप में भी आप देख लीजिए, यहां पर श्रीलंका है। देखिए भारत के साउथ ईस्ट में पड़ेगा, ये श्रीलंका है, ठीक है। आप सबके साथ देखिए वर्ल्ड मैप, और वैसे देख लीजिए ये वर्ल्ड मैप है, ये श्रीलंका है। यहाँ भारत का पेनिसुलर पार्ट दक्षिणी हिस्सा दिख रहा है, ये श्रीलंका है। और यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखिए ये श्रीलंका है यहाँ पर। तो इस तरह से लोकेशन का आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड है, द्वीप है। द्वीप क्या है? द्वीप वो है लैंड का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो या समुद्र से घिरा हुआ आप कह सकते हैं। और महाद्वीप वो है जो कि बहुत बड़ा लैंड हो, बहुत बड़ा लैंड हो, और उस महाद्वीप में कई देश भी समा सकते हैं और कई द्वीप भी समा सकते हैं, और उसका ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा होता है या चारों तरफ से भी वो पानी से घिरा हुआ हो सकता है, तो उसे कहते हैं महाद्वीप। देखिए जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, कई देश हैं इस पर, ठीक है। ज्यादातर हिस्सा इसका पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो द्वीप और महाद्वीप का ऐसे मैंने पहले अंतर आपको बता दिया है। तो श्रीलंका भी एक द्वीप है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ये इसका जो लोकेशन है ये हिंद महासागर में है। जब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ रहे थे वहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, और वहीं पे मैंने कहा था कि हम सबसे पहले जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनमें से सबसे पहले हम सबसे बड़े महाद्वीप एशिया से शुरू करेंगे, और एशिया में भी दक्षिण एशिया से शुरू करेंगे। तो दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत जो है ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। यहाँ 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक साउथ एशिया की और एक साउथ ईस्ट एशिया की। 2 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, ये एशिया का केवल मैप है। एक तो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मैंने बताया था, और एक है एशियान। दोनों पे अलग अलग कैसे याद करना है मैं वीडियो बना चुका हूं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो सार्क कंट्री 8 है, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में 11 देश हैं जो कि इस तरफ है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो दोनों पे अलग अलग वीडियो मैं बना चुका हूं, आप जाकर देखिएगा। और हमने कहा था कि पहले हम सार्क से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एशियान देश देखेंगे, फिर एशिया के दूसरे देशों को हम देखेंगे। तो सार्क देशों में मैंने आपको बताया था कि 8 मेंबर्स हैं सार्क के। हिंदी में इसे कहते हैं दक्षेश, दक्षेश, दक्षेश कहते हैं। तो 8 देश कौन कौन से हैं तो ये मैंने बता दिया था। ये देखिए यहां पर मालदीव है पहला नंबर पर, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडिया, चौथा है पाकिस्तान, 5वां है अफगानिस्तान, 6ठा है नेपाल, 7वां है यहां पर भूटान, और 8वां यहां पर है बांग्लादेश। ये 8 देश जो हैं ये सार्क के मेंबर हैं। और इसको याद करने का क्रम कैसे होना चाहिए वो भी मैंने बताया था कि मैप को ध्यान में रखकर अगर आप याद रखते हैं तो ये 8 देश याद रहेंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो मालदीव्स, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया भारत, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसी क्रम में आपको याद रखना है। तरीका मैंने बता दिया है, अलग से वीडियो है सार्क पे, इस क्रम में इसके क्रम को कैसे याद करें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो जाकर देखिएगा। अब यहां पर सार्क देशों में हम मालदीव को खत्म कर चुके थे, इसी क्रम में हमें पढ़ना है, और आज हम श्रीलंका को पढ़ रहे हैं। भारत हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि वर्ल्ड मैप की क्लास में भारत को नहीं पढ़ना है। हम चूंकि इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इंडिया को तो अलग से पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड इंडिया के मैप को अलग से पढ़ेंगे, इसलिए वहां हम इसे देख लेंगे। तो हम मालदीव्स देख चुके हैं, श्रीलंका देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस तरह से हम चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो श्रीलंका का है। तो श्रीलंका मैंने बताया कि ये हिंद महासागर में इसका लोकेशन है श्रीलंका का, और
ये देखिए यहां पर ये श्रीलंका है पूरा। यहां पर अगर आप देखें तो एशिया के महादेव, एशिया में आपको दिख रहा है ये श्रीलंका, हिंद महासागर में है ये। कहां पे है? तो हिंद महासागर में। ये हिंद महासागर में ये श्रीलंका है। एक आइलैंड है, द्वीप है। मैंने पहले ही बताया था कि श्रीलंका एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और भारत के किधर है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये डायरेक्शन जो होगा ये साउथ ईस्ट होगा। देखिए साउथ ईस्ट में है श्रीलंका यहां पे। अब इस मैप को देखिए, देखिए ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये पूरा श्रीलंका का एक बड़ा सा मैप है। श्रीलंका जो है इसका, इस पे पुर्तगालियों का भी नियंत्रण रहा, डचों का भी नियंत्रण रहा और फिर अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया। अंग्रेजों ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया, कॉलोनी बना लिया। और अंग्रेजों से ये आजाद हुआ कब? अंग्रेजों से आजाद हुआ 4 फरवरी 1948 को। और फिर उसके बाद 1972 में ये रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। सब एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो रिपब्लिक हो जाता है 1972 में। रिपब्लिक का मतलब हिंदी में कहेंगे उसको गणतंत्र रिपब्लिक को। गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ हो, यानी वंशानुगत ना हो। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में वंशानुगत होता है। लेकिन जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है वो कैसे होता है? उसका चुनाव होता है। तो जहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हो या राष्ट्राध्यक्ष हो उसको कहते हैं गणतंत्र या रिपब्लिक। तो 1972 में श्रीलंका बन गया गणतंत्र या आप कहें रिपब्लिक। श्रीलंका के नाम के बारे में अगर आप देखें तो श्रीलंका को 1972 तक सीलोन के नाम से जानते थे। सीलोन, इसे हम जानते थे सीलोन के नाम से। 1972 तक ये सीलोन था श्रीलंका, सीलोन। उसके बाद 72 से इसको लंका कहा जाने लगा, लंका। और 78 में 1978 में इसमें एक सम्मान सूचक शब्द लगा दिया गया श्री, और ये हो गया श्रीलंका। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो इसका इतिहास क्या रहा है कि भाई पहले पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनी बनाई, डचों ने बनाई और अंत में ब्रिटिशर्स ने बनाया। ये श्रीलंका का आप मैप देख लीजिए यहां पर। ये श्रीलंका का मैप है। और देखिए अगर आप देखें यहां, ये भारत है। यहां पर इस मैप में देखिए ये भारत है, देखिए ये भारत है और ये श्रीलंका है। इसी तरह से इस मैप में आप देखेंगे, देखिए ये भारत है और ये श्रीलंका है। आंसू के आकार का है, ठीक है, आंसू के आकार का है। तो इसी तरह से आप देखें यहां पर पेनिसुलर पार्ट भारत यहां थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और ये पूरा श्रीलंका है। तो इसलिए इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। टीयर का मतलब आंसू होता है, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। तो कहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया किस देश को कहते हैं? क्योंकि आंसू के आकार का है, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। तो किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे श्रीलंका को। यह सवाल पूछा गया है कई बार। श्रीलंका में यहां देखिए अब इसके लोकेशन को, इधर है श्रीलंका में देखेंगे तो यहां देखिए ये है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, श्रीलंका को देखेंगे इधर गल्फ ऑफ मन्नार है। और इधर कौन सा है? इधर पाक की खाड़ी है। इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर पाक की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। जैसे बंगाल के पास आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको के पास मैक्सिको की खाड़ी। ये गल्फ का मन्नार की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी। ये पाक, देखिए जनरली क्या होता है कि
जहां जैसे यहाँ पे मन्नार है तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पे नाम रख दिया गया। ठीक है, अगर मैक्सिको है तो मैक्सिको के पास की जो खाड़ी होगी उसको मैक्सिको की खाड़ी कह दिया जाएगा। बंगाल के पास जो है बंगाल की खाड़ी है, तो इसी तरह से ये मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ पे अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे जाफना है, यहाँ पे मन्नार है, तो इसको पाक बे क्यों कहते हैं? तो इसे यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली एक अंग्रेज था एडविन पार्क, उसके नाम पर, उसी ने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पर इसको पाक की खाड़ी, PALK, पाक की खाड़ी इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर है पाक स्टेट। पूछा जाता है कई बार कि क्योंकि यहां पर मन्नार आइलैंड है तो ये मन्नार की खाड़ी और इधर पाक की खाड़ी। अब पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि श्रीलंका जो है भारत से किस जल संधि से, यानी किस स्ट्रेट से अलग होता है? स्ट्रेट को बोलते हैं जल संधि। ठीक है, तो जल संधि, तो आप देखें यहां पर कि ये वाला पार्ट देखें। अब यहां पर पूछा जाएगा कि श्रीलंका किससे अलग होता है, तो आप देखिएगा, तो यहां पर देखिए इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। जहां समुद्र का एक पतला रास्ता हो, ठीक है, दो समुद्र आपस में आके मिल रहे हो एक पतले रास्ते, उसको कहते हैं जल संधि। ठीक है, जल संधि में क्या होता है कि एक समुद्र का एक पतला रास्ता जो दो जमीनों को अलग कर देता है। ये पतला रास्ता जैसे हो गया, यहां पर देखेंगे तो ये एक पतला रास्ता हो गया समुद्र का, ये समुद्र का पतला, और इधर लैंड हो गया, इधर लैंड हो गया, और ये संकर, तो ये जो है इसको कहेंगे स्ट्रेट, जल संधि। इधर से भी पानी आके मिल रहा है और इधर का भी पानी आके मिल रहा है, तो इसको कहेंगे जल संधि। एक पतला रास्ता, समुद्री रास्ता, जो दो लैंड को, जमीनों को अलग कर रहा है, उसे कहते हैं जल संधि। तो यहां पर देखिए पूछा जाता है कि श्रीलंका किस जल संधि से अलग होता है, तो यहां पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट है, बीच में है, इसी को कहते हैं पाक स्टेट। तो पाक स्टेट से अलग हो जाता है, पाक की खाड़ी भी है और पाक स्टेट भी है। यहां पर देखिए, आप इस मैप में आप देखिए, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा था, यहां पर देखिए पाक स्टेट यहां पर लिखा हुआ है। तो श्रीलंका जो है वो भारत से पाक स्टेट से अलग हो जाता है, यानी पाक जल संधि से अलग हो जाता है। पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि श्रीलंका भारत से किस जल संधि से या किस स्टेट से अलग होता है, तो आप कहेंगे पाक स्टेट से। ठीक है, या पाक जल संधि से, PALK, पाक। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहां भारत का जो ये दक्षिणी सिरा है ये तमिलनाडु है, और यहां पर देखिए ये भारत की पहले ये जमीन यहां तक आती है तमिलनाडु से, देखिएगा ये जमीन जो है यहां तक आती है, ये जमीन यहां तक आ गई, ये तमिलनाडु है, रामनाथपुरम का एरिया है, रामनाथपुरम तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो ये जो है यहां तक आता है ये जमीन। उसके बाद देखिए जमीन के बाद फिर ये पानी, थोड़ा सा पानी है, और फिर ये जो है, ये जो इसको कहते हैं रामेश्वरम, ये है रामेश्वरम, ये है रामेश्वरम। देखिए अब रामेश्वरम भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो रामेश्वरम भी एक द्वीप है, यानी आइलैंड है, और रामेश्वरम को ही कहा जाता है पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप किसे कहते हैं? रामेश्वरम को। रामेश्वरम को कहा जाता है, एक इसका सौब्रिके है उपनाम, बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों का गलियारा, रामेश्वरम को आता है एग्जाम में, मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं? तो कॉरिडोर ऑफ टेम्पल्स, तो आप कहेंगे रामेश्वरम को। हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनका जन्म भी इसी रामेश्वरम में हुआ था, तो इस रामेश्वरम को कहते हैं क्या? इस रामेश्वरम को कहते हैं पंबन द्वीप। और देखिए ये जो अंतिम छोर इसका यहां पर मिलेगा, यानी कि भारत का अंतिम छोर कहा जाता है, रामेश्वरम भी भारत में है, यहां पे है ये देखिए रामनाथपुरम का ये पूरा लैंड है, और उसके बाद फिर पानी आ जाता है, और फिर ये रामेश्वरम यानी कि पंबन द्वीप आ जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये अंतिम छोर जो है इसको कहते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी, जैसे कि ये रामेश्वरम हो गया, देखिए ये है रामेश्वरम, ये रामेश्वरम है,
यहां पर ये रामेश्वरम हो गया, और इसका अंतिम छोर जो है ये है धनुषकोडी, यही है धनुषकोडी, धनुष कोड़ी इसको बोलते हैं, धनुषकोडी, ये है धनुषकोडी यहां पर। और उसके बाद देखिए ये श्रीलंका का ये मन्नार आइलैंड है, मन्नार द्वीप है ये श्रीलंका का, इसीलिए इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार आइलैंड है। इधर मन्नार आइलैंड, इधर है रामेश्वरम, रामेश्वरम का अंतिम छोर यानी भारत का अंतिम जो जमीन आप देखेंगे वो धनुषकोडी है। और उसके बाद ये यहीं पर आपको राम सेतु है, यहां पर देखिए ये मन्नार हो गया, ये धनुषकोडी है, और इधर मन्नार, ये जो मन्नार है ये मन्नार हो गया, मन्नार द्वीप है, मन्नार द्वीप है। और इसी के बीच में है ये देखिए राम सेतु, इसी के बीच में ये जो है ये आप देख लीजिए, ये मैं इसे रेड से कर देता हूं, ये इनके बीच में ये जो है ये लाल पार्ट जो है यही है राम सेतु, ये जो है ये राम सेतु, देखिए इधर मन्नार, ये है राम सेतु। तो राम सेतु किसके बीच में है, तो धनुषकोडी, और धनुषकोडी भारत का अंतिम छोर है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जाके मिलता है, तो इसी को कहते हैं राम सेतु, राम सेतु। क्लियर हो रहा होगा आपको यहां से। इसी राम सेतु को जो पारसी हैं, जो मुसलमान हैं या जो यहूदी हैं वो कहते हैं एडम्स ब्रिज। तो सनातन धर्म में या हिंदुओं के लिए यह राम सेतु है, कहा जाता है कि यहां से धनुषकोडी से भगवान राम ने मन्नार द्वीप तक ये राम सेतु बनाया था लंका जाने के लिए। तो हिंदुओं के लिए या सनातन धर्म में इसे राम सेतु, लेकिन मुसलमानों के लिए इसे कहा जाता है, मुसलमान हो, यहूदी हो या फिर पारसी हो, उनके लिए यह है राम सेतु। तो इनको ये कहते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। तो यहां तक आप समझ गए धनुषकोडी क्या है, मन्नार द्वीप से ये राम सेतु के थ्रू मिल जाता है। देखिए ये जो राम सेतु है ये जमीन के अंदर चला गया है, ऊपर पानी है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत गहरा नहीं है। अगर आप चाहें तो यहां से जैसे कि ये है, और यहां से आप अगर जाएंगे श्रीलंका तक मन्नार तो इतना ही पानी होगा, आप बहुत आराम से जा सकते हैं। और यही कारण है कि इसके बीच को क्रॉस करके जहाजें नहीं जा सकती, पानी का जो जहाज होता है नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया धनुषकोडी क्या है, मन्नार द्वीप क्या है, राम सेतु क्या है, पंबन द्वीप क्या है, ये सब हमने समझ लिया। अब देखिए ये यहां पर है सबसे ऊपर श्रीलंका में देखेंगे तो ये है पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है पॉइंट पेड्रो कहां है, तो श्रीलंका में है, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तर में देखिए ये है जाफना का पेनिसुला, जाफना पेनिसुला है, ठीक है, ये जाफना पेनिसुला है पूरा, ये जाफना पेनिसुला है, ये जाफना पेनिसुला है। तो जाफना सबसे उत्तर में है। और ये भी पूछा जाता है यहां पर जो है देखेंगे तो यहां पर ये जो है एलिफेंटा पास बोलते हैं, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा। तो पूछा जाता है कि श्रीलंका का जो मेन लैंड है, देखिए ये जो मेन लैंड है श्रीलंका का, ये पूरा ये जो मेन लैंड है ये किस दर्रे से या किस पास से जुड़ा हुआ है, तो श्रीलंका का इससे जाफना पेनिसुला से। तो जाफना पेनिसुला और श्रीलंका का मेन लैंड जो है वो एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। इसको और क्लियर आप देख लीजिए, इसको मैं मिटा के दिखाता हूं, ये देखिए ये जाफना पेनिसुला हो गया और यहां पर यही जुड़ा हुआ है, देखिए यहां पर ये एलिफेंटा दर्रे से। तो इस सवाल पूछा जाता है कि जाफना पेनिसुला जो है, पेनिसुला क्या होता है, जो तीनों ओर से जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा देखिए ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है भारत। तो ये जो साउथ इंडिया है ये एक पेनिसुला हो गया, पेनिसुलर पार्ट हो गया। तो इस तरह से
पेनिसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप, तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो ये जो पेनिसुलर पार्ट है जाफना वाला, ये श्रीलंका का जो मेन लैंड है, जो श्रीलंका की मुख्य भूमि है, वो किस दर्रे से जुड़ी हुई है? तो एलिफेंटा दर्रे से जुड़ी हुई है। ये सवाल पूछा जाता है। यहां तक हो गया। अब देखिए यहां पर एक जगह है, यहां पे आएंगे तो ट्रिंकोमाली, ये ट्रिंकोमाली, ट्रिंकोमाली, ट्रिंकोमाली। अब ट्रिंकोमाली में भारत का ऑयल डिपो है। तेल का डिपो है, यहां पे ऑयल डिपो है, एक डिपो है इसका तेल का, पेट्रोल डिपो या पेट्रोलियम डिपो आप कह सकते हैं। यहाँ पे ऑयल डिपो है, यहाँ पर ऑयल का ऑयल डिपो। भारत ने श्रीलंका में यहाँ पे अपना एक ऑयल डिपो रखा है, बेसिकली रेंट पे होता है ये, इसने लिया हुआ है, भाड़ा देता है, इसका रेंट देता है भारत। अब आप पूछेंगे कि भाई श्रीलंका में क्यों है? तो कई बार स्ट्रेटेजिक यूजेस के लिए इसको रखा जाता है, इस तरह के ऑयल डिपोज को, ताकि हमारा कुछ जो संसाधन है एनर्जी का वो बचा के रखा जा सके, और जब क्राइसिस वाला सिचुएशन है तो वहां पे इसको यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि लड़ाई हो जाए, और किसी देश ने अटैक कर दिया यहाँ पर भारत पर, और नुकसान हो गया इसके ऑयल रिजर्व का, तो ये यहां से यूज कर लेगा। मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया तो यहां से, लेकिन शॉर्ट तक जब चाइना इस पे अटैक करेगा तो यहां पे भी भारत के बेस को कर सकता है, लेकिन यही चीजें नहीं होती, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आजकल तो चाइना दोस्त है इसका, श्रीलंका का। तो बेसिकली युद्ध का की बात नहीं होती है। मान लीजिए किसी वजह से यहां किसी एनर्जी डिपो में जो भारत में है वहां कहीं प्रॉब्लम हो गई, कहीं आग लग गया, कुछ नुकसान हो गया, तो भारत यहां से यूज कर सकता है। ये इस ट्रिंकोमाली में जो उसने अपना ऑयल डिपो रखा हुआ है। तो पूछा जाता है कि भारत का ऑयल डिपो, श्रीलंका में भारत का ऑयल डिपो कहां है भाई? तो आप कहेंगे ट्रिंकोमाली में। कहां पे है? ट्रिंकोमाली, ये ट्रिंकोमाली है। मैप में देखिएगा, ऑक्सफोर्ड का मैप आप लोग ले लीजिए और उससे पढ़िएगा, ढूंढिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यहां से देख लीजिएगा क्लासेस और फिर आप ढूंढ लीजिएगा। ये बात हो गई। अब यहां पर देखिए, अगर हम श्रीलंका के राजधानी की बात करें तो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। यहां पे देखिए श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी यहां पे मिलेगा आपको, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। समझ गए? अब ये वर्तमान राजधानी है, लेकिन इसके पहले यहीं पे देखिएगा तो कोलंबो है। इसके पहले राजधानी थी कोलंबो। कोलंबो के पहले भी ये थी कैंडी, ये कैंडी है। और कैंडी के पहले ये अनुराधापुर, ये अनुराधापुर रावणवन के समय में था। तो वर्तमान राजधानी कौन सी है भाई? तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। उसके पहले था कोलंबो। कोलंबो सबसे बड़ा शहर भी है श्रीलंका का। और उसके पहले कैंडी, और कैंडी के पहले बहुत बहुत पहले रावणवन के समय में तो वो तो अनुराधापुर। अब यहां पर एक शहर है श्रीलंका का, हम्बनटोटा। दक्षिण में आप जाएंगे हम्बनटोटा, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ये जो है यहां पर है हम्बनटोटा। कौन सा है? हम्बनटोटा, हम्बनटोटा, ये हम्बनटोटा, ये दक्षिणी शहर है श्रीलंका का। और यहां पर हम्बनटोटा जो है, हम्बनटोटा में चाइना ने इस हम्बनटोटा को 99 साल के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया है। ठीक है, देखिए हुआ ऐसा था कि श्रीलंका आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था। क्यों गुजर रहा था वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। श्रीलंका जो है ये श्रीलंका आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था। और उस समय यहां पर देखिए, श्रीलंका आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, और उस समय चाइना ने इसको फाइनेंस किया।
किसके लिए कि हम इस हम्बन टोटा पे, यहां पर देखिए इस हम्बन टोटा पे, यहां पर इस हम्बन टोटा पे, यहां पे हम बनाएंगे क्या, यहां पे हम बनाएंगे एयरपोर्ट, यहां पे हम बनाएंगे बंदरगाह, बहुत सारी चीजें यहां पे हम्बन टोटा पे बनाएंगे। तो चाइना ने कहा कि हम फाइनेंस कर देते हैं और श्रीलंका बना ले। तो श्रीलंका चूंकि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, तो श्रीलंका ने चाइना से कहा कि ठीक है आप फाइनेंस कीजिए, हम बनाएंगे। लेकिन चाइना ने यह शर्त रखी कि हम 5 साल के लिए आपको दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 5 साल में आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल श्रीलंका ले रहा है, लोन के बाद जो इंटरेस्ट है वो सारा आप चुका देंगे 5 साल में। और चाइना ने श्रीलंका को दिया था 20% के इंटरेस्ट पे। इतना ज्यादा इंटरेस्ट, हमने बुलेट ट्रेन के लिए लिया हुआ है तो 1% से कम पे है, ठीक है ना, लोन लिया हुआ है, तो श्रीलंका चुका नहीं पाया। तो 5 साल के बाद शर्त के अनुसार हम्बन टोटा जो है वो हो गया किसका, वो हो गया चाइना का। ये हम्बन टोटा 5 साल के बाद जो हो गया चाइना का। और कितने दिन के लिए हो गया, 99 साल के लिए। श्रीलंका, चाइना ने समय दिया था 5 साल, 5 साल में हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आप जो भी बनाना है एयरपोर्ट बंदरगाह बनाइए, और 5 साल में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूल अमाउंट है लोन का, वो और प्लस इंटरेस्ट आप दे दीजिए। 20% इंटरेस्ट पे था। तो श्रीलंका चुका नहीं पाया, तो शर्त के अनुसार क्या था कि अगर आप नहीं लौटा पाएंगे तो 99 साल के लिए यह हम्बन टोटा हो जाएगा चाइना का। तो अब जो है ये 2017 में ही ये हम्बन टोटा चाइना के पास जा चुका है, ठीक है, ये चाइना के पास जा चुका है। हालांकि ये पहले श्रीलंका ने कहा था इंडिया को कि आप बनाइए, लेकिन तमिलों के विरोध के कारण भारत ने नहीं बनाया, तो श्रीलंका चला गया चाइना के पास। क्यों तमिलों का विरोध है, ये सारा चीज बताऊंगा अभी मैं, क्यों तमिलों का विरोध था। अब देखिए यहां पर चाइना क्यों चाहता था यहां पर भाई हम्बन टोटा पे, वो देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना का यही है कि वो डेट ट्रैप में फंसा लेता है। पहले आपको जम के पैसा देता है, आप इन्वेस्ट करता है, आप करो, और आप चुका नहीं पाओगे तो कहेगा कि ये चीज मेरा हो गया, अब हम देखेंगे अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप, चाइना का डेट ट्रैप। तो श्रीलंका की आर्थिक बदहाली को देखते हुए चाइना ने इसको अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया, और अब हम्बन टोटा जो है 99 साल के लिए चाइना का हो गया। अब इससे चाइना को फायदा क्या है, देखिए एक बात समझिएगा, अगर हमको, मैंने अभी अभी बताया है कि धनुषकोडी से लेकर मन्नार तक, जो धनुषकोडी और मन्नार जो जुड़ा हुआ है, तो बीच में पानी है, राम सेतु अंदर चला गया है, तो वहां तक आप देखें तो वो जो रास्ता है वहां से जहाज नहीं जा सकता। यानी भारत को अगर इधर से इधर जाना है, यहां देखिए, अगर भारत को इस तरफ से जाना है पश्चिम से पूरब की ओर, तो भारत ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां बीच में राम सेतु है, यहां बीच में राम सेतु है। देखिए भारत इधर से आएगा और ऐसे नहीं जा सकता, भारत ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ये राम सेतु है। राम सेतु वहां पे है तो गहराई नहीं है, तो वहां शिप चलेगा ही नहीं। और अगर शिप चलाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काटना पड़ेगा, उसको गहरा करना पड़ेगा, गहरा करना पड़ेगा। इधर से इधर नहीं जा सकता राम सेतु होकर, भारत को गहरा करना पड़ेगा। लेकिन ये धार्मिक मुद्दा बन जाता है। जो धार्मिक लोग हैं सनातन धर्म में, वो कहते हैं कि भाई इसको गहरा नहीं किया जाएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा राम सेतु के साथ। तो ये एक धार्मिक मुद्दा है, तो इस पे बहस करना ही बेकार है। ये धार्मिक लोग जाने की क्या करेंगे वो। तो इधर से बस इतना जानिए कि चूंकि यहाँ पे गहराई कम है तो इधर से जहाजें नहीं जा सकती। तो भारत को कैसे जाना पड़ेगा, भारत को अगर इधर से इधर जाना है तो भारत जाएगा ऐसे, भारत जाएगा ऐसे, यहां से ऐसे जाएगा, क्योंकि इधर गहराई ज्यादा है। अब देखिए चाइना का क्या फायदा है। चाइना जो है यहां से हम्बन टोटा से भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यहां से अगर ये हम्बन टोटा पे है तो भारत की गतिविधियों पर ये नजर रख सकता है। और
और भी जो शिप इधर से जाएंगे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। मान लीजिए इधर देखिए, ये कोरिया है, यहाँ पे कोरिया है, ये ताइवान है, ठीक है, यहाँ पे जापान है, ठीक है, जापान है, यहाँ फिलीपींस है, कोई भी है, यहाँ पे देखिए सिंगापुर है, किसी को भी जाना होगा ना तो रूट यही है, रूट यही है, इधर जाना होगा तो रूट यही है, इसी रूट से निकलेंगे लोग, मलाक्का स्ट्रेट होते हुए तो यहां से निकलेंगे लोग। तो एक तो इनकी गतिविधियों पर चाइना नजर रख सकता है, भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, और चाइना चाहता है कि हिंद महासागर में उसकी ताकत बढ़ जाए। तो इससे फायदा हम्बनटोटा पे अगर यहाँ पे चाइना है तो इससे हिंद महासागर में इसकी प्रेजेंस है, और ये अन्य देशों की, और खासकर इसकी नजर भारत पे है कि भारत की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तो इसका फायदा चाइना को, और चाइना यही चाहता था। और जैसे ही श्रीलंका आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंचा, क्यों पहुंचा अभी मैं बताऊंगा, तो इसने मौके को देख लिया और उसने कहा कि भाई, जानता था कि भाई अगर हम इसको इतना लोन देंगे तो 20% के इंटरेस्ट पे ऐसे ही आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, आर्थिक व्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था खराब है, तो ये कहां चुका पाएगा। अंततः क्या होगा, इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो आप हमको 99 साल के लिए दे देंगे। श्रीलंका को देना पड़ा 99 साल के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को लोन दिया और हमने पहले ही आकलन कर लिया कि भाई तुम एक मकान बना लो, तुम अपना एक मकान बना लो, और हमने आपको 4 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, कि 4 करोड़ रुपए देता हूं और आप मकान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमको 3 साल के अंदर 4 करोड़ और 4 करोड़ के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो आप मुझे दे दो, ठीक है। और लेकिन मैंने आकलन कर लिया है कि इस व्यक्ति से वो मकान बना लेगा, सब कुछ कर लेगा देगा, लेकिन 3 साल या 2 साल जो भी निर्धारित समय है उसमें वो पैसा मुझे वापस नहीं लौटा सकता, और मैंने ये शर्त रख दी है कि यदि आप 3 साल के भीतर मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 4 करोड़ जो दिया है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लगना है वो अगर आप नहीं लौटाते हो तो ये मकान उसका हो जाएगा, पहले ही आकलन करके बैठे हुए हैं, तो वो मिल जाएगा, वो चुका ही नहीं पाएगा। वही किया था चाइना ने। अब चाइना ने इससे क्या किया कि यहां पर हम्बनटोटा में चाइना के आने से पहली बात कि ये हिंद महासागर में अपना प्रेजेंस जता रहा है, और भारत के लिए ये थोड़ी मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में अगर इसका प्रेजेंस रहता है तो भारत की हर गतिविधियों पर, और भारत की ही नहीं जितने भी व्यापार हो रहे हैं और जितने भी देश हैं इधर से अपने शिप को ले जा रहे हैं तो उनकी गतिविधियों पर भी ये नजर रख सकता है। हिंद महासागर में ये अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। और ये देखिए इसने क्या किया है, इसने एक भारत के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, घेरे की नीति भी चलाई हुई है। इसकी एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, घेरे की नीति। चाइना ने एक घेरे की नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो अब यहां पर देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में ये क्या कर रहा है, बंदरगाहों का और सैन्य अड्डा का और प्लस अपने समर्थित देशों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता है भारत के चारों तरफ। यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति में भारत को ये चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम्बनटोटा में इसने जो 99 साल के लिए ले लिया, तो इसने दक्षिण से भारत को घेरने की, ये एक तरह से माना जा रहा है कि दक्षिण में ये भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इधर देखिए, इधर खुद चाइना है ही, इधर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी प्रो चाइना है, पाकिस्तान को समर्थन दे ही रहा है। इधर का जो अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन भी चाइना के पास है, ठीक है। तो इधर से घेर लिया, इधर से घेर लिया। उसके बाद इसने ये जो पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, बंदरगाहों में और अन्य चीजों में, म्यांमार में कर रहा है, हाँ, बांग्लादेश में कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, बांग्लादेश में, म्यांमार में, इन सब जगहों पे। तो अब देखिए श्रीलंका में हो ही गया, यहाँ पे बांग्लादेश में, म्यांमार में, इधर से पाकिस्तान है। तो एक तरह से भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत चारों तरफ से घेरने की नीति है। तो यही चाइना चाहता था और उसमें यह सफल हो गया कि इसको ये हम्बनटोटा मिल गया, ठीक है। 99 साल के लिए इसने श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया और अब 99 साल के लिए हो गया। इसके अलावा मैंने अभी अभी बताया कि ये जो सारे व्यापार इन देशों के, चाहे ये अगर इनको व्यापार करना है, ताइवान हो, यहाँ पे हांगकांग भी होगा, सब यहाँ पे देखिए, ये सब जो देश है ना,
यहाँ पे फिलीपाइंस है, सब ये सब जो देश है, और जो इधर से व्यापार अगर कर रहे हैं, ये सिंगापुर है, तो इधर से ही आना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा। तो श्रीलंका इसको, सॉरी चाइना इसको, इस हम्बनटोटा को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी इसको पोर्ट ऑफ कॉल कहें, या पोर्ट ऑन कॉल भी कई बार कहा जाता है, पोर्ट ऑन कॉल, लेकिन सही जो वर्ड है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि जैसे यहां से जहाजें निकली व्यापार के उद्देश्य से, उसको जाना है कहीं और, मान लीजिए उसको यहां से निकल के गल्फ जाना है, गल्फ जाना है, तो श्रीलंका कहेगा कि चिंता मत कीजिए, यहां से आइए, श्रीलंका, चाइना कहेगा कि चिंता मत कीजिए, आप यहां से निकल के आइए, हाँ आपको तो जाना है ओमान जाना है या कहीं और जाना है, मान लीजिए आगे अमेरिका भी जाना है, कुछ चिंता नहीं करना है, आप यहां से चलिए, यहां पे आप आके रुक जाइए, आपको खाना की जरूरत पड़ेगी, खाना पानी की जरूरत पड़ेगी, राशन की जरूरत पड़ेगी, फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे पानी के जहाज से यहां से ले जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे आपका काम, तो यहां से आप कर देगा सारा काम, फ्यूल भर देगा, खाना भर देगा, जो तमाम जरूरतें हैं पूरा कर देगा यहाँ जहाज से ले जाके। और पैसा कौन लेगा, क्योंकि हम्बनटोटा तो है चाइना के पास, पैसा कौन लेगा इसका, तो पैसा लेगा चाइना, तो इसको ये भी फायदा है। तो एक तो हिंद महासागर में इसकी जो है अपने ताकत को ये बढ़ा रहा है, और हाल में ये शक भी हुआ था, भारत ने ये कहा भी था, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और आपत्ति भी जताई थी कि इस हम्बनटोटा पे श्रीलंका, चाइना का, चीन का एक जासूसी जहाज भी आके खड़ा हुआ था। तो ये है कि भाई कहीं कुछ संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं है चाइना की भारत के खिलाफ, तो ये सब भी चिंता का विषय है भारत के लिए भी। अब आते हैं कि आखिर श्रीलंका की ये स्थिति जो थी कि इसको चीन के या चाइना के डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसना पड़ा, तो कर्ज के जाल में कैसे फंसा, तो और क्यों आर्थिक बदहाली आ गई, और क्यों जो प्रोजेक्ट भारत को करना था वो चाइना कर गया हम्बनटोटा पे। यहाँ पे तमिलनाडु का विरोध था, तमिलनाडु का विरोध था। अब यहां पर समझिएगा, ये तमिलनाडु का विरोध था, यहां से एक संगठन बना था LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अब आप इसको समझिए, यहीं से आपको पता चलेगा कि क्यों श्रीलंका जो है आर्थिक बदहाली में चला गया, अर्थव्यवस्था इसकी बुरी तरह तहस नहस हो गई, और क्यों जो प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जो भारत को करना था, वो चाइना के पास चला गया। तो इस चीज को समझिएगा। यहां पर देखिए, श्रीलंका जब अंग्रेजों से आजाद हुआ तो सत्ता जो है, दो तरह के यहाँ पे ग्रुप है, तमिलियन है और सिंहली लोग हैं, सिंहली और तमिलियंस, ठीक है। तो ये जो साइड है ये सिंहलियों का साइड है, इस तरफ जो है, इस तरफ देखेंगे तो ये जो है ना, ये इस तरफ जो है ये सिंहली रहते हैं, इधर सिंहली, और ये यहां पर जो है ये जाफना से लेके उत्तर में, और इस तरफ देखेंगे तो ये जो पार्ट है यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है ये जो है ये है तमिलों का क्षेत्र, ये तमिलों का क्षेत्र है। तो इधर तमिल रहते थे उत्तर में और उत्तर पूर्व में, और इधर रहते थे ये सिंहली, इधर रहते थे ये सिंहली, इधर सिंहली रहते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, इधर तमिल इधर सिंहली। अब हुआ क्या कि अंग्रेज गए तो सत्ता सिंहलियों को दे के गए, और इस बात को लेके काफी विवाद रहता था शुरू से ही, और श्रीलंका ने क्या किया कि तमिलों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है, तमिलों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था श्रीलंका ने। ये बात है 80 के दशक की, तो तमिलों पे अत्याचार करना शुरू किया, तो ये तमिल बहुत परेशान हुए भाई कि भाई हमारे पे तो अत्याचार कर रहा है, हम हैं यहाँ पे माइनॉरिटी में। तो इन्होंने कहा कि भाई हमको चाहिए अपना एक अलग यहाँ पे देश चाहिए, और वो देश कौन सा होगा, तमिल एलम। और इसीलिए यहां पर एक व्यक्ति था प्रभाकरन, विलुपिल्लई प्रभाकरन पूरा नाम था। इस प्रभाकरन ने एक संगठन बना दिया LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम।
यानी कि तमिल एलम के नाम से ये अपना देश मांग रहे थे। यहां पर तमिल एलम के नाम से ये देश मांग रहे थे। यहां पर कहां पर? इस क्षेत्र में, क्योंकि ये लोग बहुत भेदभाव कर रहे थे, बहुत अत्याचार कर रहे थे इस पे। तो अब इसने बना दिया LTTE, और उसके बाद जो सिंहलियों में और तमिलों में जो गृह युद्ध शुरू हुआ, उसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। LTTE बहुत ही खतरनाक संगठन में तब्दील हो गई। LTTE ने अपना एयर फोर्स बना लिया, अपनी नेवी बना ली, और उसके बाद उन्होंने इधर सिंहलियों पर इस क्षेत्र में अत्याचार करना शुरू किया, और इस गृह युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। जहां देखता था भाई ये ब्रिज है श्रीलंका का, इस तरफ का मार दो। तो इस तरह से बड़े बड़े सेंटर, शॉपिंग मॉल से लेकर तमाम चीजों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, जनता को मारा अलग से। तो एकदम बहुत बड़े आतंकवाद जो इन्होंने मांग शुरू की, तमिलों के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन गया था LTTE। और जिसको लीड कौन कर रहा था? प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। ये 75-76 के आसपास, 1975-76 के आसपास इसने LTTE का गठन कर लिया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। और ये किस देश की मांग कर रहे थे इस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में, श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्व में ये अपने लिए एक देश की मांग कर रहे थे, और उस देश का नाम क्या चाहते थे? तमिल एलम। तो ये जो संघर्ष शुरू हुआ, इसने श्रीलंका को मतलब आर्थिक रूप से काफी बदहाल कर दिया। हालत खराब हो गई, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, श्रीलंका कंगाल हो गया इस गृह युद्ध के चलते। ये गृह युद्ध जाकर तब खत्म हुआ। और देखिए यहां पर ये हुआ क्या कि यहां पर देखिएगा, यहां भी आप देखेंगे तो हम्बनटोटा भी यहां सेंटर में है। फिर यहां देखिए हुआ क्या था, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। देखिए 1918 से लेकर, यहां समझिएगा पूरी चीजों को, 1914 से लेकर 1918 तक चला फर्स्ट विश्व युद्ध, पहला वर्ल्ड वार। और फिर 1939 से लेकर 1945 तक चला दूसरा वर्ल्ड वार। और जैसे ही ये वर्ल्ड वार खत्म हुआ, एक तीसरे तरह का युद्ध शुरू हो गया, शीत युद्ध, कोल्ड वार। और कोल्ड वार किसके किसके बीच में था? तो कोल्ड वार था अमेरिका और रसिया का। ठीक है, अमेरिका और रसिया का कोल्ड वार था। और इस कोल्ड वार में क्या होता था कि ये डायरेक्ट एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, कोल्ड वार में नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट अटैक करते थे। ये इसके खिलाफ, अमेरिका रसिया के खिलाफ इनडायरेक्ट किसी को सपोर्ट कर देगा। उसी तरह से उस समय सोवियत यूनियन था, बाद में 91 में ये 15 देशों में बट गया, और ये सोवियत और ये रूस हो गया। फिर अब आगे समझिएगा, शीत युद्ध में पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था शीत युद्ध में, एक है अमेरिका और एक था सोवियत यूनियन। और दोनों अपने तरफ अलग अलग देशों को खींचना चाहते थे और अपनी ताकत साबित करना चाहते थे दोनों। तो बाइपोलर, हाँ, दो ध्रुवों में बट गया था, पूरी दुनिया दो ध्रुव में बट गई थी। हालांकि भारत ने इस स्थिति में किसी का समर्थन नहीं किया था। उसने नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता की पॉलिसी को फॉलो किया था, वो किसी की तरफ नहीं है, उसने कहा था। ठीक है, तो अब यहां पे हुआ था क्या कि ये जो सोवियत यूनियन था पूरा और ये रसिया था, दोनों अपने आप को ताकतवर बताने में जुटे हुए थे, ताकतवर साबित करने में जुटे हुए थे। ये कोल्ड वार 1945 से 1991 तक करीब 46 साल चला। अब देखिए जैसे कि यहां पे यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, कोई डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये सपोर्ट करेंगे दूसरे देश को जो रसिया के खिलाफ है। वैसे ही रसिया अंदर अंदर उस देश को सपोर्ट करेगा जो अमेरिका के खिलाफ है। जैसे अभी यूक्रेन का वार आप देख रहे थे,
ठीक है, यूक्रेन है, तो यूक्रेन यहां पर है, देखिए ये यूक्रेन, पहले रूस में ही था यूक्रेन, अब यूक्रेन और रसिया का वार तो अभी चल ही रहा है, आप उसको नहीं कह सकते खत्म हो गया अभी। तो यूक्रेन रसिया का तो हथियार कौन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को? यूएसए। तो इस पे डायरेक्ट यूएसए रसिया पे तो अटैक नहीं कर रहा, यूक्रेन को हथियार दे दिया, काम खत्म। तो इनडायरेक्ट सब कुछ हो रहा है, शीत युद्ध में यही हो रहा था, कोल्ड वार में। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे हम बन टूटा है। अमेरिका चाह रहा था कि अब शीत युद्ध तो चल ही रहा था, और ठंड के मौसम में ये ऊपरी पार्ट रूस का जो है ये जम जाता है, बर्फ हो जाता है, तो इधर से रूस आ नहीं सकता, तो रूस आएगा इधर से, ये ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही रूस आएगा, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो कोल्ड वार तो चल ही रहा है, तो अब रूस की एक्टिविटी पर अमेरिका को ध्यान रखना था। कोल्ड वार में क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज पे, गतिविधियों पे ध्यान रख रहे थे, और चूंकि ठंड के मौसम में इधर से आता था, तो अमेरिका ने श्रीलंका को कहा था कि भाई यहां पे तुम हम्बन टोटा जो है, तो हम्बन टोटा में मुझे दे दो एक, इस हम्बन टोटा में, इस हम्बन टोटा में मुझे एक ऐसा लोकेशन दे दो जहां मैं अपना एक राडार बैठा सकूं, और उस राडार के थ्रू रूस की एक्टिविटीज को वो चाहता था कि वो उस पर नजर रखे। तो ये अमेरिका चाहता था, और श्रीलंका इसके लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन ये खबर किसको लग गई थी, ये खबर लग गई रूस को, ये खबर इस रूस को लग गई कि भाई अमेरिका क्या चाह रहा है, ये खबर रूस को लग गई कि अमेरिका यहाँ हम्बन टोटा जो श्रीलंका का है वहां पे अपना एक रडार बैठाना चाह रहा है, ताकि रूस की गतिविधियों को ध्यान में, वो रूस की गतिविधियों पे नजर रख सके। ये खबर जब रसिया को लगी, तो उस समय एलटीटी तो एक्टिव हो चुका था, कोल्ड वार कब से शुरू हुआ, 1945 के बाद से शुरू हो गया था, 1945 के बाद से शुरू हो गया। तो जैसे ही रसिया को भनक पड़ी इस बात की कि भाई यहां पे अमेरिका चाह रहा है एक राडार स्थापित करना, कहां पे, हम्बन टोटा पे, हम्बन टोटा पे अमेरिका चाह रहा है, हम्बन टोटा पे अपना राडार बैठाना, इस हम्बन टोटा पे। तो रसिया ने क्या किया, रसिया करे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ये तो मुश्किल में पड़ जाएगा रसिया इस स्थिति में। तो तब इसने क्या किया, इसने जो एलटीटी यहां पे एक्टिव हुआ जब, और ये उसी समय की बात है जब एलटीटी एक्टिव हो रहा था, तो जब एलटीटी यहां पर एक्टिव था, तो इसने कहा कि भाई इसको सपोर्ट ही करो, एलटीटी को। क्यों सपोर्ट करो, क्योंकि अगर श्रीलंका उलझा रहा गृह युद्ध में, तब उसको ध्यान ही नहीं जाएगा, तब तक तो वो अमेरिका को अपना हम्बन टोटा नहीं देने वाला है। इसलिए रसिया ने क्या किया कि यहां पर श्रीलंका में, रसिया ने इस श्रीलंका में, ये रूस है, इसने श्रीलंका में जो एलटीटी है उनको हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। रसिया ने हथियार दिए, वो चाह रहा था कि श्रीलंका इस गृह युद्ध में उलझा रहे, तो हथियार देना शुरू कर दिया ताकि श्रीलंका अमेरिका को दे नहीं सके हम्बन टोटा। और भारत ने भी इसमें आंखें बंद कर ली। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से रूस और भारत जो है अच्छे मित्र रहे, इनकी मित्रता रही है, रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं रूस से भारत के। तो इस वजह से भारत ने भी आंखें बंद कर ली। अब क्या हुआ कि काफी मारकाट मच गया, और जब काफी मारकाट बचा, तब कहीं ना कहीं से ये मैसेज श्रीलंका को मिला होगा कि रूस सपोर्ट कर रहा है इस मामले पर एलटीटी को, और हथियार भी दे रहा है एलटीटी को, और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, इधर सिंगलियों की गवर्नमेंट है, इधर जो सिंगलियों की सरकार है, जो श्रीलंका की सरकार है, उसको खबर मिली कि भाई इधर जो सरकार है श्रीलंका की, भाई कहीं ना कहीं रूस सपोर्ट कर रहा है, और भारत भी आंखें बंद किए हुए है। तो वो कहीं ना कहीं बात हुई होगी, उनको अंदेशा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं
जो हम्बन टोटा देने की बात है, हाँ, इससे रसिया कहीं ना कहीं खफा है और वो इस गृह युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और एलटीटी को सपोर्ट कर रहा है। भारत भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तब जब श्रीलंका ने उस समय तब ये मना किया कि भाई वो अब अमेरिका को ये हम्बन टोटा नहीं देगा, ये हम्बन टोटा अमेरिका को नहीं देगा। तब जब जाके श्रीलंका ने ये डिसाइड किया, तब भारत ने भी कहा कि भाई एलटीटी को कि अब ये सब बंद करो। एलटीटी ने कहा कि क्यों भाई, क्यों बंद करें, हमारे पास अपनी नेवी है, अपनी एयर फोर्स है, हम नहीं बंद करेंगे। और बात भी सही है, पहले तो आप सपोर्ट कर रहे थे। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब शुरुआत में आंखें बंद कर ली थी भारत ने, भारत रसिया से अपनी मित्रता निभा रहा था, तो और ये जो एलटीटी वाले इधर वाले एरिया पे सिंहलियों पर अत्याचार कर रहे थे, तो भारत चुपचाप बैठा हुआ था। एलटीटी बहुत खौफनाक हो चुका था, तो इधर वाले लोग भारत से नाराज थे, इधर वाले लोग भारत से नाराज थे। और बाद में जब भारत ने एलटीटी को रोकने की कोशिश की कि भाई अब बंद करो, तो एलटीटी कह रहा है कि भाई हम क्यों बंद करें, पहले तो आप सपोर्ट कर रहे थे। तो अब एलटीटी भी नाराज हो गया। तमिलियंस यानी एलटीटी कौन, तमिलियंस, तमिलियंस नाराज हो गए यहां। और तब भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर फिर इस मामले को खत्म किया। और एक लंबे गृह युद्ध के बाद भारत के सेना भेजने से ये मामला खत्म हुआ और फिर श्रीलंका की सेना ने जाकर यहां पे चढ़ाई करके फिर इनको अपने कंट्रोल में लिया। और हालांकि उस समय भी इन्होंने बहुत अत्याचार की थी श्रीलंका के, बच्चे बच्चे को मार दिया था यहाँ पर तमिलियंस के। तो तमिलियंस भी नाराज हो गए इस क्षेत्र में रहने वाले कि भाई भारत ने तो धोखा कर दिया, पहले तो वो चुप बैठा था लेकिन अब वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है और सेना भी भेज दिया। और जब सेना भेजा गया था तो सेना भेजने वाले थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा राजीव गांधी को कि उनको एलटीटी वालों ने बम से उड़ा दिया। तो ये बात थी। और आप देखें तो इस एलटीटी ने क्या किया था कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कंगाल कर दिया था, बिल्कुल चौपट कर दिया था। और यही वजह रहा कि इस बात का फायदा किसने उठाया, इस बात का फायदा उठाया चाइना ने। इस चाइना ने फायदा उठाया और कहा कि भाई हम आपको करते हैं फाइनेंस, आप बनाइए यहां पर हम्बन टोटा पे, आप अपने आर्थिक बदहाली को दूर कीजिए, क्योंकि हम्बन टोटा पे बंदरगाह बन जाता तो फिर पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी यूज होता, पोर्ट ऑफ कॉल से इसको श्रीलंका को पैसा आता। लेकिन ये जानता था कि 20% के इंटरेस्ट पे हम कर्ज दे रहे हैं, हाँ, हम्बन टोटा के लिए, और उसके बाद इतना चुका नहीं पाएगा श्रीलंका, और जानता था कि मेरे कर्ज के जाल में यानी डेट ट्रैप में ये फंस जाएगा और फिर हम्बन टोटा हम 99 साल के लिए ले लेंगे। तो यही हुआ, हम्बन टोटा 99 साल के लिए है किसके पास, चीन के पास, चीन के पास है। 2017 में ये हुआ था। और मैंने बताया कि भारत को ये मिला था, तो भारत ने ये हम्बन टोटा को में निवेश नहीं किया, तो निवेश नहीं किया तो चाइना के पास चला गया, कौन, श्रीलंका। भारत ने क्यों नहीं किया, यही मामला था एलटीटी वाला, क्योंकि यहां तमिलनाडु में जो तमिलियंस हैं उनका वो श्रीलंका वालों को पसंद नहीं करते, क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने तमिलियंस पे बहुत ज्यादा कहते हैं अत्याचार किया है और उसी का नतीजा था एलटीटी। ठीक है, तो इसीलिए भारत, तमिलनाडु का सपोर्ट नहीं मिला था इधर, तो भारत ने इस हम्बन टोटा प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया था, मना कर दिया था, खींचा नहीं था, मना कर दिया था, नहीं किया था। तो तमिलियन के दबाव में ही आकर यहां पर भारत ने इस हम्बन टोटा वाले प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया था। तो यही रीजन था कि भारत ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाया और श्रीलंका अब
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के श्रीलंका करें चाइना अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर में भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से। बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगहों पे भी वो बना रहा है अपना, कहीं बना लिया है, कहीं बना रहा है, अपना पोर्ट बना रहा है, कहीं सैन्य अड्डा बना रहा है। इधर से पाकिस्तान है, तो एक तरह से पूरी तरह से घेरने की कोशिश है और हिंद महासागर में अपने आप को ये बहुत ताकतवर शक्ति के रूप में उभारना चाह रहा है। तो यहां तक हम समझ गए, पूरे श्रीलंका को हम समझ लिए। थोड़ा सा जो है हम इसको देख लेते हैं, समराइज किया हुआ है मैंने कुछ चीजें, तो उसको आप देख लीजिए। जैसे हमने ये सब चीजें बता दी, श्रीलंका को क्या कहते हैं, एक आइलैंड है बता दिया, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, ये पहले ही मैंने बता दिया था आपको। यूरोपियंस के कंट्रोल में रहा, नियंत्रण में रहा, यानी यहां पर इनकी कॉलोनी रही यूरोपियंस की। किन की, तो पहले पुर्तगाली, फिर डच और फिर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र हो गया 4 फरवरी 1948 को और फिर ये रिपब्लिक बन गया या गणतंत्र बन गया 1972 में। ये मैंने सारा बता दिया था आपको, खाली आपको समराइज करना है। फिर आप इसका मैंने समराइज कर दिया, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम पहले सिलोन था, 1972 तक श्रीलंका हुआ 72 से, और 72 के बाद एक 78 में श्री जोड़ दिया गया, सम्मान सूचक ये शब्द लगा दिया गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा, यहां पे लिख लीजिए आप, राजधानी ये जयवर्धनपुरा है, जयवर्धनपुरा कुट्टी, वहां पे मैंने बता दिया था। इसके पहले कोलंबो था, कोलंबो के पहले कैंडी था, और कैंडी के पहले अनुराधापुर जो कि रावण वोन के समय में था। तो ये था। अब श्रीलंका में भाषाएं जो आधिकारिक भाषा है, संविधान से मान्यता प्राप्त, यानी राजभाषा, यानी सिंहली भी और तमिल भी है। लेकिन मैंने बताया था ना कि सिंहलियों और तमिलों का वहां पर संघर्ष चला था, एलटीटी जब एक्टिव हुआ था। तो सिंहली और तमिल 2 भाषाएं आधिकारिक यानी संविधान से मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये राजभाषाएं हैं। लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है, और चर्चा जो हमने की पंबन द्वीप, रामेश्वरम को कहते हैं पंबन द्वीप, मैंने बता दिया। राम सेतु क्या है, पॉइंट पेड्रो आता है सवाल, पॉइंट पेड्रो कहां है, श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा जो जाफना पेनिसुला है, वो श्रीलंका की मुख्य भूमि से, मेनलैंड से किस दर्रे से जोड़ता है भाई, तो एलिफेंटा दर्रे से। जाफना मैंने बता दिया, जाफना कहां पे, उत्तर में। ट्रिंकोमाली भारत का तेल डिपो है, ऑयल डिपो। हम्बन टोटा का पूरा मैंने बता दिया, और हम्बन टोटा और एलटीटी सारा मैंने डिस्कस कर दिया। तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप समरी के फॉर्म में इसको देख सकें। एक ये हो गया, और उसके बाद एक देखिए यहां पर कुछ और चीजें हैं, ये भी मैंने समराइज कर दिया है श्रीलंका का। देखिए श्रीलंका का, हालांकि देखिए आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। राष्ट्रगान श्रीलंका माथा, राष्ट्रगान श्रीलंका का श्रीलंका माथा। राष्ट्रीय पशु धारीदार विशाल गिलहरी, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। हाँ, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, धारीदार विशाल गिलहरी, अभी मैं दिखा दूंगा। और सांस्कृतिक महत्व का पशु जो है वो शेर है, लायन है, जो श्रीलंका के झंडे पे, अभी मैं दिखाता हूं। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड जो है वो श्रीलंकन जंगली मुर्गा है, श्रीलंकन जंगल फाउल, ये है श्रीलंकन जंगल फाउल, यहाँ पे लॉयन। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये नेशनल पशु विशाल गिलहरी श्रीलंका का, और राष्ट्रीय महत्व का पशु जो है वो लॉयन है, जो कि श्रीलंका का ये झंडा है और झंडे पे है लॉयन। उसके अलावा नेशनल बर्ड श्रीलंकन जंगल फाउल, श्रीलंका का जो जंगली मुर्गा है, ये जो है नेशनल बर्ड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। झंडा उंडा तो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि क्या है। तो मेरे ख्याल से आप एक बार देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप श्रीलंका को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा सार्क देशों में, वो होगा पाकिस्तान पे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।